आपको अपने कॉन्फिडेंस लूज होगा। हमारा भी हुआ है बहुत बार, कई बार ऐसा होता था कि 2-2 दिन बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन में लेटे हुए हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। बट उससे आपको ये नहीं करना कि अब आप उभरे ही ना हो। अपने कुछ हॉबीज़ रखिए, 1-2 दिन अपना दोस्तों का ग्रुप अच्छा रखिए, 3-4 लोगों का ग्रुप अच्छा रखिए, हाँ पॉजिटिव ग्रुप रखिए, और ये मान के चलिए कि एट लास्ट सिलेक्शन होगा। और मेहनत कर रहे हैं तो होगा, टाइम लग सकता है थोड़ा, कभी कभी लक फैक्टर भी रहता है कि इस बार नहीं हुआ, आपका टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप कर रहे हैं और ईमानदारी से कर रहे हैं मेहनत तो सिलेक्शन होगा, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनंदन आपका SGR ऑब्जेक्शन चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं लगातार यूपी PCS बिहार PCS के जो टॉपर्स रहे हैं उनकी सीरीज चला रहा हूं, उसी की सीरीज में आज हमारे बीच हमारे चैनल के आने वाले पहले SDM अभिषेक सर हैं। हम लोग इनसे बात करेंगे। तो सर से हम लोग पहले ये जानेंगे कि अभिषेक सर से कि सर का किस पद पर चयन हुआ है और कौन सी रैंक थी। मेरा यूपी PCS 2018 में 77 रैंक पर चयन हुआ था और मुझे SDM का पोस्ट प्राप्त हुई थी। तो सर जैसे कि क्या मोटिवेशन था UPSC और जो यूपी PCS का एग्ज़ाम है सर, क्या एक इतना जो तेज़ी से ट्रेंड बनता जा रहा है बच्चों में, एक अदर एग्ज़ाम की अपेक्षा कहीं ना कहीं सिविल में जो एक मारा मारी रही है, तो सर आपका क्या उद्देश्य था इसके पीछे? सिविल एग्ज़ाम के मोटिवेशन सबके अपने अलग अलग होते हैं, और बट कुछ कॉमन चीज़ें रहती हैं, जैसे कि यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है सिविल के सर्विसेज जो भी होती हैं कि इनमें आप सिर्फ जॉब नहीं करते हैं, जॉब के साथ साथ आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर बैठे होते हैं, ऐसी जगह पर बैठे होते हैं जहाँ से आप अपने काम के द्वारा बहुत से लोगों की हेल्प कर सकते हैं, और वो उसे हेल्प भी ना कहा जाए, वो सिर्फ हमारी ड्यूटी होती है। बट अगर आप वो ड्यूटी ईमानदारी पूर्वक करते हैं तो उस ड्यूटी के द्वारा बहुत सारे लोग जो शासन की नीतियाँ होती हैं उनका सही से अगर आप इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो उससे बहुत से लोग प्रभावित होते हैं। तो वो कहीं ना कहीं एक, अगर हमारे अंदर थोड़ा बहुत भी मानवता है तो उससे एक अंदर से सेटिस्फेक्शन मिलता है कि चलो आज हम कुछ अच्छा काम करके आए। साथ में जान ही रहे समाज में एक अच्छी रिस्पेक्ट है, प्रेस्टिजियस सर्विस है, और उसके साथ साथ हमारी भी एक अच्छी वेल ऑफ लाइफ होती है, सम्मान भी रहता है। तो एज ए करियर के रूप में यही सारी चीज़ें होती है जो हम सिलेक्ट करना चाहते हैं कि जिसमें हम एक अच्छी लाइफ अपनी गुजारें और साथ में रिस्पेक्ट भी लें। प्लस लेकिन इसका यही है कि इसके साथ हमें बहुत सारा सेटिस्फेक्शन ये मिल सकता है कि हमने अपने ड्यूटी से बहुत सारे लोगों को इनडायरेक्ट उनकी जो भी जिम्मेदारियाँ हैं उनके लिए काम किया, तो वो एक अच्छी फीलिंग होती है। तो सर जैसे अभी आपने यूपी PCS में SDM की पोस्ट हासिल की, तो सर जैसे बच्चे जो अभी नए एस्पिरेंट हैं अगर वो तैयारी करना चाहते हैं तो सर प्रीलिम्स के लिए सर कैसे तैयारी करें? अगर हम एक एक फेज की बात करें तो स्पेशली अगर हम प्रीलिम्स को उठाते हैं तो प्रीलिम्स की कैसे तैयारी करें? देखिए, चूँकि मेरा यूपी PCS में सिलेक्शन हुआ है तो मैं स्पेशली यूपी PCS की ही बात करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी अभी तक मैं UPSC में सिलेक्ट नहीं हो पाया हूँ। तो उसके लिए जो लोग सिलेक्टेड हैं उनके इंटरव्यू ऑलरेडी बहुत सारे टॉपर्स हैं जो एक एक चीज़ की बारीकियां उन्होंने बता रखी हैं, अगर उनको फॉलो करेंगे तो नो डाउट फ़ायदा मिलेगा। बट अभी मैं यूपी PCS में सिलेक्ट हुआ हूँ तो यूपी PCS का जो मेरा अनुभव रहा है उसके बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि PT इस समय चाहे UPSC हो या यूपी PCS दोनों में प्री एक काफ़ी चैलेंजिंग एग्ज़ाम हो चुका है, क्योंकि नंबर ऑफ़ सीट थोड़ा कम हो चुकी हैं, और जो जितने गुना अब हाँ एप्लीकेंट ज़्यादा से चीज़ें ये हैं कि अब 12 गुना ही सिलेक्ट होने लगे हैं। तो PT एक इशू है, बट ये है कि उसके लिए कोई ऐसा शॉर्टकट या कोई ऐसा नहीं कि बहुत सारी कोई आपको बहुत एक्स्ट्रा की चीज़ें पढ़नी। जो आपका सिलेबस है, सिलेबस में बेसिक अगर आप देखें तो जैसे सब्जेक्ट वाइज बात करें तो हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स हो गया, साइंस टेक अलग चीज़ हो गई, और उसके बाद करंट अफेयर बच रहा है, और आई थिंक हाँ हो गया। तो अगर आप पॉलिटी में आएंगे तो सारे एस्पिरेंट जान ही रहे, सिर्फ एक ही बाइबल है, उसके लिए कुछ कहना नहीं है, M लक्ष्मीकांत है ही। और हिस्ट्री के लिए भी किताबें बिल्कुल फिक्स हैं लगभग, हिस्ट्री के लिए भी जो भी मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम है
और एंशिएंट के लिए और मिडाइवल के लिए जो आपकी एनसीईआरटी है, इनको क्या है कि इनको पढ़ने से चूँकि पेपर यूपीपीसीएस का भी अब अच्छा आ रहा है, अब ये नहीं कि आप सिर्फ टिक मार के या याद करके चीज़ें चले जाएंगे तो हो जाएगा। आपको जो सिलेबस चेंज किया गया उसका भी एक इफेक्ट यूपीएससी वाला इसमें भी थोड़ा सा आने लगा है। मतलब कॉन्सेप्ट भी थोड़ा क्लियर होने चाहिए, तो उसके लिए बुक रीडिंग करनी पड़ेगी आपको। ठीक, हिस्ट्री के लिए ये बुक हो गई। ज्योग्राफी के लिए सिर्फ बेसिक जो 11-12 की एनसीईआरटी है उससे आप बाकी आप जहाँ भी अगर कोई क्लास करते हैं या कोचिंग करते हैं उसका माध्यम बना करके बुक के रूप में आप सिर्फ एनसीईआरटी का देखिए, एनसीईआरटी के फैक्ट देखिए, क्योंकि एनसीईआरटी के फैक्ट 2-3 डायरेक्ट पूछे जाते ही जाते हैं। और इकोनॉमिक्स के लिए तो बहुत कोई बड़ी किताबें पढ़नी नहीं है, उसके लिए भी बस बेसिक एनसीईआरटी जो आती है माइक्रो इकोनॉमिक्स वाली, वो चीज़ें थोड़ा सा उनमें समझ लेना है। और इकोनॉमिक्स का ज़्यादा पोर्शन रहता है करंट अफेयर्स पर, तो वो हम जब करंट तैयार करते हैं उससे इकोनॉमिक्स के डेटा तैयार करते रहेंगे तो उसमें हेल्प मिल जाती है। बट हाँ, यूपीपीसीएस के लिए हमेशा से एक्स्ट्रा बेनिफिशियल नहीं है, प्रीवियस ईयर सॉल्व करना ही करना पड़ेगा क्योंकि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। तो उसके लिए आपको घटना चक्र सबसे बेहतर माध्यम और सबसे आसान वे में, क्योंकि एक जगह कंपाइलेशन, इससे बेहतर कंपाइलेशन नहीं मिल सकता। क्वेश्चन का एनालिसिस भी, हाँ, क्वेश्चन का एनालिसिस है, तो इसको करने से क्वेश्चन ही है करने से जिनसे हमें अपनी तैयारी भी पता चलती है कि कहाँ हमारी वीकनेस है, क्या हमारे कॉन्सेप्ट कहाँ कमज़ोर हैं, कहाँ हमें मेहनत करने की ज़रूरत है, वो चीज़ यहाँ से होती है। बट साथ में चूँकि यूपी का एग्ज़ाम थोड़ा सा ऐसा रहता है कि फैक्चुअल बेस किसी भी समय आ सकता है, किसी भी बार ऐसा नहीं है कि कोई कॉन्सेप्ट है किसी बार फैक्चुअल आ गया, तो उसके साथ साथ थोड़ा सा लूसेंट का भी फ़ायदा देता है। और उसको जैसे हिस्ट्री लूसेंट का बहुत अच्छा है, तो उसको साथ में ये 3 चीज़ें जब आप कर लेते हैं, हाँ, लूसेंट के कुछ पोर्शन जैसे हिस्ट्री काफ़ी अच्छा है लूसेंट का, और जियोग्राफी काफ़ी सेक्शन, मैपिंग के साथ अगर लूसेंट की भी चीज़ें कर ले रहे हैं तो इतनी चीज़ें जब कर लेते हैं तो एक अपने आप में होल पैकेज कंप्लीट हो जाता है कि ये सारी चीज़ें तो मतलब करनी ही है, और यही मैक्सिमम भी है। इन्हीं को बार बार रिवाइज करना है, जितना रिवाइज करेंगे तो अपने आप कमांड बन जाएगा और कहीं ना कहीं प्री में सिलेक्शन हो जाएगा। तो सर ने जैसा बताया कि सर ने प्री की तैयारी, तो सर बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं उनको रहता है कि प्री मेंस दोनों लोग साथ लेके चलते हैं, तो क्या आपने क्या रणनीति बनाई, साथ लेके चल रहे थे या अलग अलग था, ऐसे क्या था रणनीति? हाँ बिल्कुल, चूँकि मैंने भी अपनी तैयारी 2016 से स्टार्ट कर दी थी और 2017 मेरा पहला अटेम्प्ट था, 2018 मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। तो जो बेसिक तैयारी मतलब चल रही थी, तो पढ़ाई क्लास में चल रही हो या जो भी चल रही है तो वो मेंस ओरिएंटेड ही पढ़ी जा रही है। आप जब बुक पढ़ेंगे तो उसको ओवरऑल नॉलेज के हिसाब से पढ़ेंगे। आपको जब एक बार सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, सारी चीज़ें दिमाग में बन जाएंगी कि कैसे कैसे कैसे, मान लीजिए हिस्ट्री की ही बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री में एक बार पूरा आप यूरोपियन के आगमन से लेकर के जो सारी चीज़ें आपके माइंड में आ जाएंगी, पूरी थारोली आ जाएंगी, तो उसके बाद आप घटना चक्र, इसीलिए घटना चक्र जैसे ही आप लगाएंगे या प्रीवियस ईयर लगाएंगे तो वहाँ से आपको ये पता चलेगा कि वो तो मेंस का पोर्शन हो गया और उसी से पीटी कैसे निकल रहा है, पीटी के क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। तो मेन फोकस तो मेंस पर रहना ही है, पढ़ाई आप उसी के हिसाब से करें। बस प्रीवियस ईयर जब आप सॉल्व करेंगे तो उससे आपको प्री का समझ में आने लगेगा कि कहीं ना कहीं आपको प्री का भी फायदा मिलता जाता है। तैयारी से ही, क्योंकि आप ऐसे फैक्ट नहीं रट सकते हैं, आप ऐसे रैंडम उठा के फैक्ट कभी याद ही नहीं होंगे। आपको पढ़ना पूरा पड़ेगा, जब आप पूरा पढ़ेंगे उसके बीच के फैक्ट फिर आपको जब इंटरकनेक्ट हो जाएगा पूरा सब्जेक्ट, आपको एक सीक्वेंशियल जब नॉलेज हो जाएगा तो उसके बाद वो फैक्ट भूलेंगे भी नहीं। अदरवाइज आप ऐसे सोचें कि कोई लूसेंट डायरेक्ट बैठ के याद कर ले, संभव ही नहीं याद कर पाना, याद कर लेगा फिर भूलेगा। फैक्चुअल चीज़ें कहाँ पे याद होगी? हाँ, फैक्चुअल चीज़ें ऐसे नहीं याद होगी, आपको बाकायदे पूरी सब्जेक्ट की नॉलेज अपनी करना है। बट ये कर सकते हैं, जैसे आपने हिस्ट्री को टारगेट बनाया कि मैं हिस्ट्री 1 महीने में पढ़ रहा हूँ, आप बुक पढ़े, बुक पढ़ने के बाद अगर आप किसी का क्लास नोट से कहीं कोचिंग कर रहे हैं, साथ में क्लास कर रहे हैं, क्लास बुक पढ़े आप, अब बारी आती कि आप पढ़ लिए, अब आपको कितना गेन किए उसको टेस्ट करने की। तो टेस्ट करने के लिए सीधा प्रीवियस ईयर लगाइए, प्रीवियस ईयर लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। प्रीवियस ईयर फिर दोनों का लगाइए, प्री का भी लगाइए, मेंस का भी लगाइए, तो आपकी दोनों साथ साथ तैयारी होती चली जाएगी। तो सर जैसे अभी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या था और उसकी आपने सर कैसे तैयारी की? ऑप्शनल सब्जेक्ट मेरा हिंदी साहित्य था, और हिंदी साहित्य चूँकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मैंने अपना ग्रेजुएशन और पीजी हिंदी साहित्य से ही था मेरा, तो काफ़ी सारी चीज़ें तैयार थी। बट उनको एक प्रॉपर जिस हिसाब का एग्ज़ाम होता है, जैसे यूनिवर्सिटी में भी लगभग सेम पैटर्न था, बट थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, तो उसके हिसाब से हमें अपने आप को वापस से नोट्स बनाने की ज़रूरत थी। और कोचिंग करने का एक बार लगा, लेकिन फिर फाइनल मैं कोचिंग नहीं किया था हिंदी साहित्य के लिए, बट मैं नोट्स मार्केट से ले लिया था और हिंदी साहित्य के नोट्स लेकर के प्लस अपनी जो यूनिवर्सिटी की मेरी हमारी जो सिलेबस की बुक रहती हैं वो कहीं ना कहीं, हाँ, उन चीज़ों को करके अपने कुछ नोट्स बनाए कि जो एग्जाम्पल होते हैं वो सेम ना हो जाए, क्योंकि जो कोचिंग के नोट्स हैं उनके एग्जाम्पल सब वही एग्जाम्पल कोट करते हैं।
तो हम जब यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए थे, BA MA में मेरा सब्जेक्ट था, तो हिंदी साहित्य में मेहनत करनी पड़ी, बट ये कि वो उसमें कंफर्टेबल था, मैं कोई दिक्कत नहीं थी। हिंदी साहित्य में लग रहा था कि अच्छे मार्क्स उसमें आ जाएंगे। तो उसका बेसिक सिलेबस वहाँ भी आपको करना है, सिलेबस करना है, मार्केट से कोई एक नोट्स ले लीजिए। मतलब सबसे अच्छा नोट्स वैसे इस समय विकासदीप कीर्ति सर का नोट्स है, कंपाइलेशन बहुत बढ़िया है। तो आप वो नोट्स लेकर के, लेकिन प्लस उसमें अपना एक क्रिएटिविटी अपनी कुछ ज़रूर रखिए, क्योंकि वही आपको आपका आंसर अलग लोगों से कुछ अलग बनाएगा। अगर आपका बैकग्राउंड रहा है तब तो ये बहुत अच्छी बात है, बैकग्राउंड रहा है उसके लिए थोड़ा टाइम दीजिए। कुछ खाली टाइम में भी कुछ नावल पढ़ना चाहिए, कविताएं पढ़ना चाहिए, तो उससे अच्छे शब्द भी आते हैं और कहीं ना कहीं सब्जेक्ट में डेप्थ बनती है कि हमें सिर्फ ये नहीं होता कि हम याद कर रहे हैं। कई बार क्वेश्चन आया, अगर नया क्वेश्चन आ गया तो फिर अपने दिमाग से भी क्वेश्चन लिखा जा सकता है। तो उसके लिए थोड़ा बुक पढ़नी चाहिए, नावल जो हों, और एक्स्ट्रा हिंदी साहित्य की और भी बुक पढ़नी चाहिए, एनालिसिस पढ़ना चाहिए उसका, तो उससे हेल्प मिलती है। और वो एक समय रहता है, आप BA 3 साल या कोई भी ग्रेजुएशन होता है 3 साल का होता है जिसका बैकग्राउंड है, और तैयारी करते करते भी काफ़ी समय हो जाता है, और सब्जेक्ट बहुत बड़ा मेन रोल भी प्ले करता है, तो सब्जेक्ट को टाइम देना चाहिए। आप कर सकते हैं अच्छा एक स्कोर। हाँ, उसको टाइम भी देना चाहिए, उसी हिसाब से जितना स्कोर है उसका वैसे ही उसको टाइम देना चाहिए, तो चीज़ें हो जाएंगी। सर, जैसे आपने बिना कोचिंग के सफलता को अर्जित की, तो आप कोचिंग का क्या रोल देखते हैं? जैसे इस समय UPSC का जो पैटर्न है वो कहीं ना कहीं वो तो कोचिंग संस्थानों पे जैसे एक अटैक कर रहा है। वो जितनी सीरीजें टेस्ट सीरीजें कराती हैं, मैक्सिमम वहाँ से क्वेश्चंस नहीं आते और हर बार एक सरप्राइज रहता है। तो सर, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, कोचिंग का तो ये कहें कि कोचिंग अगर आप सही से कर रहे हैं और आपकी ने जो भी कोचिंग सेलेक्ट की है, अगर वो आपको मिसगाइड कम गाइड सही कर रहे हैं, तो कोचिंग का गाइडेंस का ही रोल है। तो फ़ायदा तो कहीं ना कहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ फ़ायदा मिल जाएगा, क्योंकि सामने एक अच्छे उस विषय पर उनका कमांड रहता है। वो टीचर आपको जब कोई चीज़ पढ़ाते हैं, आप ध्यान से समझते हैं, तो उसका रोल है। बट कोचिंग के लिए ये ज़रूर कहूँगा कि आप अपना दिमाग खोल के कोचिंग की चीज़ों को फॉलो करें, एकदम ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि एट लास्ट वो एक बिजनेस ही कर रहे हैं। बट ये है कि उनका बिजनेस हमारे लाभ से जुड़ा है, तो हमारे लाभ की बात करेंगे, बट ब्लाइंडली नहीं फॉलो करना है। अगर आप ब्लाइंडली फॉलो करेंगे तो हो सकता है आपके 1-2 साल 3 साल ऐसे निकल जाएँ कि जब तक आप चीज़ें समझने में निकल जाएँ। तो कोचिंग करिए, जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं जो अच्छे से उनको ध्यान दें, लेकिन साथ में अपना भी दिमाग खोल के करिए। उसके लिए सबसे बेस्ट रहता है जो टॉपर हमारे ऑलरेडी हैं, जिन्होंने एग्ज़ाम सेलेक्ट हुए हैं, उनकी भी बात सुनिए, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे बैलेंस करना है। कोचिंग में जो चीज़ें नहीं बताई जा रही हैं वो ये लोग बता दे रहे हैं, तो वहाँ से आप मैनेज कर लीजिए तो बेटर रहेगा। तो सर, जैसे एक बच्चों की सर ये क्वेरी रहती है कि कौन सी मैगजीन फॉलो करे और न्यूज़पेपर कैसे कवर करे, तो सर इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? और आपने इस पे क्या रणनीति बनाई थी जो करंट अफेयर्स का था, कि करंट अफेयर्स को आपने कैसे कवर किया? देखिए, UP PCS के लिए तो ऐसा है कि इस समय भी कंपटीशन काफ़ी अच्छा हो गया, क्योंकि सारे UPSC के स्टूडेंट ही यहाँ आ रहे हैं। तो अब आपको उनसे कंपटीशन करना है, तो आपको भी उस लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी। तो उस लेवल की तैयारी के लिए आपको भी न्यूज़पेपर फॉलो करने पड़ेंगे। और न्यूज़पेपर का जैसे आप डेली नहीं भी नोट्स बना रहे हैं, किसी दिन गैप हो रहा है, पहले आप अपना सिलेबस जैसे ही पूरा पढ़ लेंगे, तो उसके बाद न्यूज़पेपर आपने पढ़ा, आपको समझ में आ जाएगा कि ये हेडिंग मेरे इस सिलेबस से, जो भी न्यूज आई है, ये मेरे इस सिलेबस की इस हेडिंग से मैच कर रही है। तो अब आपको अपने जो मेंस का आंसर है उसी से कंटेंट निकालना है कि मैं इसमें क्या अपने मेंस के आंसर में इसका क्या कंटेंट डाल सकता हूँ कि मेरा आंसर थोड़ा अच्छा हो जाए या और उस बेटर हो जाए। न्यूज़पेपर का यही रोल है। हाँ, न्यूज़पेपर का यही रोल है। न्यूज़पेपर डेली जब आप पढ़ेंगे तो आपका उस जो सिलेबस है, जो हेडिंग है, उस पर कमांड अच्छा बन जाता है, थोड़ा नए नए थॉट भी आ जाते हैं। क्योंकि अगर सिर्फ बुक या किसी कोचिंग के नोट से करेंगे तो उसमें 3-4 जो भी लाइन दी रहेंगी वही दी रहेंगी, आपको नए कुछ अपने पॉइंट इकट्ठे करने पड़ेंगे, वो आपको न्यूज़पेपर से ही मिलेगा। न्यूज़पेपर के बाद एक मंथली मैगजीन आप कोई भी कर लीजिए, उसको भी ऐसे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कवर करते रहेंगे, तो वो ओवरऑल आपको मेंस की तैयारी होती रहेगी। और थोड़ा सा यही करना पड़ेगा, जो डायनेमिक सब्जेक्ट हैं उनसे रिलेटेड जो भी न्यूज आ रही हैं, तो आप अपने दिमाग में बनाइए कि ये मेरी हेडिंग है, इस सिलेबस का न्यूज आई है, तो इसमें मैं कुछ अपना ये फैक्ट ऐड कर सकता हूँ, उससे आपको कुछ ऑथेंटिक जानकारी में मिली, कुछ अच्छे फैक्ट मिलेंगे, उनको आप नोट करते जाइए। तो वो धीरे धीरे एक की नोट बनाते जाइए, तो एक अच्छा नोट तैयार हो जाएगा और अच्छे फैक्ट भी रहेंगे दिमाग में। बिल्कुल। सर, बच्चों की एक वो रहती है कि सर SDM हो गए, सर
एडीओ हो गए, डीएम हो गए, कुछ भी हो गए, मतलब पोस्ट पे जब चयन हो जाता। तो सर एक बच्चों का रहता कि सर कितने घंटे पढ़ते थे या कैसे तैयारी करते थे, तो सर इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, और सर आपकी खुद की क्या रणनीति थी? नहीं, सिलेक्शन के पहले तो अब हो गया है, तो मतलब कोई नहीं, अब तो लग रहा है कि हाँ ठीक है हो गया, बट उसके पहले सबकी हालत लगभग यही रहती है। हमारे भी यही लगता था कि जब कोई रिजल्ट आता था तो ये लगता था कि कभी हमारा भी सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो वो डर, वो सारी चीज़ें सबके मन में रहती हैं, बट उसका यही तरीका ही है कि डर लगेगा, और डर लगना भी चाहिए। अगर डर नहीं लगेगा तो आप पढ़ाई नहीं करेंगे। डर के आगे जीत है कहीं ना कहीं। डर लगेगा, और उसके साथ साथ अगर आप अपने जो भी ड्रीम लेकर के आए हैं उनको, अगर आप डाइवर्ट हो रहे हैं तो कभी बैठ के थोड़ा सोचिए, जो भी जिस चीज़ के लिए भी आए हैं तो आप फिर से वापस ट्रैक में आएंगे। तो उसके लिए घंटे तो मतलब ये है कि रेगुलर तो कम से कम रहे ही चलिए, हफ्ते में 1 दिन का या 2 दिन का कभी कभी गैप समझ में आता है, बट कोशिश करिए कि 5-6 दिन रेगुलर कुछ स्टडी 5 से 6 घंटे 7 घंटे 6 घंटे 7 घंटे होनी चाहिए, और एक मोमेंटम बना, हाँ, एक मोमेंटम बना रहे। एग्ज़ाम के टाइम पर नो डाउट सब लोग मेहनत करते हैं, तो आपको फिर उस समय घंटे क्या, उस समय तो आपको सिलेबस देखना होता है कि हमारा सिलेबस कवर हो रहा है कि नहीं कवर है, तो आपको बढ़ाने पड़ेंगे। कोई बहुत पहले से, किसी की मेमोरी ज़्यादा स्ट्रांग है, कोई ज़्यादा अच्छे से पहले समझ रखा है, तो वो अपना कम में काम चला लेगा। आपको पता है कि मेरा सारा सिलेबस अभी बचा है, नहीं मुझे याद है, तो आपको बढ़ाने पड़ेंगे। आप फिर 10, 11 क्या 12 घंटे 13 घंटे भी करना पड़ेगा। 8 में भी काम चले, कैसे आप साल भर पढ़े हैं वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। साल भर पढ़े हैं, हाँ, साल भर आपने सही पढ़ाई की है तो ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा। अगर आप लास्ट के 3 मंथ वाले हैं तो 3 मंथ पढ़ेंगे, लेकिन होगा कुछ नहीं उससे जी। तो सर अच्छा ये बताइए सर, इंटरव्यू का कोई वाकया याद है, या इंटरव्यू में सर किस तरह के क्वेश्चंस आपसे किए गए? इंटरव्यू के लिए तो चूँकि 1 साल हो गए तो क्वेश्चन तो नहीं याद है, लेकिन ये चीज़ें हैं कि थोड़ा पहले नर्वसनेस थी, डर था, लेकिन और डर इस वजह से था कि कई सारे मिथ चलते रहते हैं कि बोर्ड में जाएंगे तो सर बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं, ये रहते हैं वो रहते हैं। ऐसा नहीं था। हम गए इंटर, बहुत अच्छे से सर ने हमने विश किए, उसके बाद सर ऑलरेडी कंफर्टेबल कर दिए, बैठ जाओ अच्छा है, और ये चीज़ें रहते ही हैं। बट ग्रेजुएशन आपने किससे किया इस पर काफ़ी फोकस रहता है, प्लस साथ में अगर आप पीजी भी किए हैं तो उस पर भी फोकस रहेगा, और उसके साथ साथ आपका ऑप्शनल क्या है। तो मेरा चूँकि हिंदी से ही ग्रेजुएशन भी था और हिंदी साहित्य से ही एमए भी था, और सब्जेक्ट भी वही था, तो वो प्लस पॉइंट रहा, हाँ, हेल्पफुल रहा वो। और इंटरव्यू में जो चीज़ें पूछी गई तो हिंदी पर फोकस रहा, और कुछ चीज़ें जैसे मेरा मिडाइवल हिस्ट्री था ग्रेजुएशन में, तो मैं उसका भी जिक्र किया था कि मेरा मिडाइवल हिस्ट्री है, तो मिडाइवल हिस्ट्री से क्वेश्चन हुए तो जीवीएस के पार्ट थे, तो वो भी हुए। तो और ये सारे क्वेश्चन बता भी नहीं पाए, 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे जो हम नहीं बता पाए, बट उनमें हमने पोलाइटली बता दिया, सर आई एम सॉरी अभी इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो वहाँ पर मतलब ये है कि आपको बहुत नर्वस नहीं होना है, बहुत डरना नहीं है। जो सामने सर हैं वो भी समझ रहे हैं कि बच्चे सब इंटरव्यू देने आए हैं, और उस टाइम पर कोई इंसाइक्लोपीडिया नहीं है कि कोई भी चीज़ें पूछी जाएंगी तो आ ही जाएंगी। बट उसके लिए ये नहीं कि डर, घबराहट, बॉडी लैंग्वेज कम से कम ठीक रहे, कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, तो इंटरव्यू में कोई दिक्कत नहीं होती ऐसी। सर जैसे एक जो भीड़ होती है, जो सिलेक्शन के पहले की भीड़ होती है, प्रीलिम्स के पहले की भीड़ होती है, और जब सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद सर आपने एक बड़ा अंतर पाया भी, ऐसे अभी कह सकते हैं? चूँकि कोरोना टाइम था तो उस टाइम पर सिलेक्शन हमारा हुआ, बट ज़्यादा गैदरिंग या कोई कोचिंग या इस तरह की कोई चीज़ें हुई नहीं, और अंतर तो बहुत सारा आ ही जाता है। जब तक हम कुछ नहीं है तो हम उसी फेज में हैं जब हम स्ट्रगल कर रहे हैं, बट सिलेक्शन के बाद अब बट ये कि अब नए चैलेंजेज आ गए। सिलेक्शन के बाद आप 1-1.5 महीने सेलिब्रेट किए, और ठीक है, अब ज्वाइनिंग होने के बाद अब आपके सामने नए चैलेंज है। अब अपनी जॉब के बारे में पढ़ना है, वहाँ जानकारी लेना है। इवन तो ये कहूँगा कि सिलेक्शन तो हो गया, ठीक है, अब सिलेक्शन के बाद हाँ, अब जिम्मेदारी अब और बढ़ी है, और हम 8 घंटे 7 घंटे पढ़ने का सोचते हैं, 7-8 घंटे हम पढ़ाई करने में लगता था कि बहुत कर ली, यहाँ तो 12 घंटे 13 घंटे काम करना पड़ेगा। तो यही मान के चलिए कि आगे हमें इतना काम करना है, उसी आधार पर पहले से ही अपनी मेहनत बढ़ाए रखिए, तो वो भी ठीक है, आपको उसमें दिक्कत हाँ, नहीं होगी आगे। बिल्कुल। सर एक कोरोना काल जो सर आया, उसमें अभी आप देखे होंगे कि सर पूरा दौर बदल गया, पूरा पैटर्न बदल गया, तो सर उसमें आप क्या देखते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का क्या रोल है, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है? अब चूँकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म
बहुत बेटर तो नहीं कह सकते, कुछ मामलों में एसेसिबिलिटी के मामले में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नो डाउट बहुत बढ़िया है। बहुत से बच्चे हैं जो दिल्ली या मेट्रो सिटीज़ में नहीं जा सकते, उनके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तो बेस्ट है कि कम से कम उनके पास तक जानकारी पहुंची तो। बट हाँ, ये है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में रोल आपका खुद का ज़्यादा बढ़ जाता है। आपको बिल्कुल डिसिप्लिन होना पड़ेगा, सिंसियर होना पड़ेगा, क्योंकि उसमें आपके पास ऑप्शन होता है क्लास मिस कर दीजिए, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, हम कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, सुबह की टाइमिंग है, हम शाम को कर लेंगे, रिकॉर्डिंग हो रही। तो डिसिप्लिन थोड़ा ज़्यादा होना पड़ेगा। ये ऑनलाइन का एक वो है, आप अगर डिसिप्लिन है तो फ़ायदा उठा सकते हैं। और अब ऑफलाइन वाली चीज़ें जो हैं कोरोना में, और चूँकि ये भी जब पता है कि सिचुएशन ऐसी चल रही हैं कि उनमें कुछ अभी हमें टाइमिंग का पता ही नहीं कि कब तक ये चीज़ें रहेंगी, तो उसके मत्थे इंतज़ार करके हम अपना प्रीसियस टाइम और प्रीसियस जो भी एज है उसको ख़राब नहीं कर सकते। तो जब नई सिचुएशन, नए चैलेंज चल रहे हैं तो थोड़ा सा अपने आप को उस चैलेंज में ढालना पड़ेगा। और तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अच्छे हैं, और ये भी है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये भी तो प्लस पॉइंट है कि बहुत सारे लोग आपसे जुड़ गए। जहां ऑफलाइन में सिर्फ लिमिटेड लोग थे, यहाँ बहुत सारे लोग आपके पास तक पहुंच रहे हैं। तो सबके अनुभव का फ़ायदा आप उठा सकते हैं, बस थोड़ी सी आपको अपनी मेहनत और डिसिप्लिन बढ़ाना पड़ेगा। सर एक और ये क्वेश्चन है कि सर जैसे अभी हम लोगों ने लगभग अपने अकॉर्डिंग या लोगों के इंक्वायरी के हिसाब से हमने बहुत सारे पॉइंट्स कवर किए। कोई पॉइंट सर आपको लग रहा है कि हम लोग जो एक एस्पिरेंट है जो सिविल की तैयारी कर रहा है उसके लिए उपयोगी हो सकता है, ऐसा कोई पॉइंट सर आपको लग रहा है? देखिए, पढ़ाई लगभग जो इस फील्ड में आता है अपने हिसाब से काफ़ी मेहनत करता है। सब घरों से आते हैं बच्चे, पढ़ने के लिए आते हैं, मेहनत करते हैं। पढ़ाई के बारे में सारी चीज़ें रहती भी हैं, उस पर बहुत सारी बात हो गई। बस एक चीज़ मैं जो ये लगा पूरी पढ़ाई के दौरान कि कहीं ना कहीं सिविल के जो भी एग्ज़ाम हैं वो मेहनत करने से और ज्ञान से ज़्यादा एट लास्ट आपका वो मनोवैज्ञानिक टेस्ट, पूरी परीक्षा मतलब आपकी ये लेता है। तो आपको अपने कॉन्फिडेंस लूज होगा, हमारा भी हुआ है बहुत बार। कई बार ऐसा होता था कि 2-2 दिन बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन में लेटे हुए हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। बट उससे आपको ये नहीं करना कि अब आप उभरे ही ना। अपने कुछ हॉबीज़ रखिए, 1-2 दिन अपना दोस्तों का ग्रुप अच्छा रखिए, 3-4 लोगों का ग्रुप अच्छा रखिए, हाँ पॉजिटिव ग्रुप रखिए, और ये मान के चलिए कि एट लास्ट सिलेक्शन होगा। और मेहनत कर रहे हैं तो होगा, टाइम लग सकता है थोड़ा, कभी कभी लक फैक्टर भी रहता है कि इस बार नहीं हुआ, आपका टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप कर रहे हैं और ईमानदारी से कर रहे हैं मेहनत, तो सिलेक्शन होगा, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। और यही चीज़ें कि थोड़ा सा आपको मतलब, और हाँ एक चीज़ है कि कुछ दिन आपको अपने जो भी डिसीजन लिए हैं उस पर फिर थोड़ा सा विश्वास करिए अपने ऊपर, कि अगर आप जैसे PCS के लिए लगे हैं या UPSC के लिए लगे हैं तो कम से कम फुल मेहनत के साथ, जब आपको लगे कि पूरी ईमानदारी से मैंने 2 से 3-4 प्रयास कर लिए हैं, तब तक आप प्रयास करिए। तुरंत कई सारे एग्जाम एक साथ मत दीजिए, क्योंकि उससे बहुत सारा डाइवर्जन होता है, और होता ये है कि फिर किसी में नहीं होता है। तो अगर किसी की ऐसी बैकग्राउंड है कि उसको फाइनेंशियली वीक है, उसको एक सर्विस की ज़रूरत है, तो फिर वो अपने हिसाब से कोई 2 एग्ज़ाम कर ले, या बैकअप प्लान थोड़ा रेडी रखें। बैकअप प्लान रेडी करके रखना चाहिए, क्योंकि कई बार जब लेट हो जाता है सिलेक्शन तो फिर मतलब टेंशन बहुत बढ़ती है, और टेंशन बढ़ती है तो वो इफ़ेक्ट दिखता है। बट अगर एक बैकअप प्लान रहता है तो थोड़ा सा टेंशन नहीं रहती है, लगता है कि चलो हम बाद में भी इसको कंटिन्यू कर लेंगे, अपनी तैयारी को, एक जॉब हाथ में हो जाएगी तो उसके बाद आगे बढ़ा लेंगे। तो ये सारी चीज़ें। थैंक यू सर, चैनल पे आने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, और इसी के तरह नेक्स्ट वीडियो आएगी और लोगों को हम लाएंगे और आपको नई रणनीति बनाएंगे। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।